कहानी का शीर्षक है अतृप्त प्यास। ट्रेन अपनी गति से भाग रही थी। 2 टियर कोच में नीचे की सीट पर निशा अकेली बैठी थी। गोद में लैपटॉप निश्चल पड़ा था। निशा किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पिछले 6 महीनों से उसकी रातों की नींद और दिन का चैन समाप्त हो गया था। वो निरंतर ट्रेनों के चक्कर लगा रही थी जब से उसे ये पता चला है कि उसके जननी और जनक कोई और हैं। इस घर में तो वो जन्म लेते ही पुनर्वासित कर दी गई थी। श्री उदित नारायण उपाध्याय एक प्रसिद्ध सांसद थे। उनकी पत्नी श्रीमती मृदुला उपाध्याय अति संभ्रांत एवं समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली महिला थी। उनका सारा समय समाज सेवा, पार्टियों व क्लबों में ही व्यतीत होता था। इधर उपाध्याय जी को देश की समस्याएं सुलझाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी निशा ने माता पिता दोनों को एक साथ कभी देखा ही नहीं। आयाओं की संगत में पली निशा दिनों दिन चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण निरंतर उम्र की दहलीज पार करती हुई अग्रसर हो रही थी। निशा बचपन से ही अति कुशाग्र व गंभीर प्रकृति की मलिका थी। रूप राशि देने में ईश्वर ने अति उदारता बरती थी। मुस्कान इतनी मोहक कि चलता व्यक्ति ठगा सा खड़ा रह जाए, किंतु मुस्कुराने में वो बेहद कंजूस थी। उसकी सखी सहेलियां भी बहुत कम ही थी। वो अत्यंत एकांत प्रिय थी। माता पिता का सामना होने पर भी अति औपचारिक बातें होती और वो शीघ्र ही अपने कमरे में बंद हो जाती और संगीत की दुनिया में खो जाती थी। IIM से MBA करने के पश्चात वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पदाधिकारी का पद ग्रहण कर चुकी थी। दफ्तर में भी वो संगी साथियों से अति सीमित व्यवहार रखती थी। सोच में डूबी हुई निशा को देखकर सामने की सीट पर पति की बगल में बैठी हुई महिला से रहा न गया। उन्होंने कुछ तो समय गुजारने के लिए और कुछ उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर परिचय प्राप्त करने हेतु ममता भरी मुस्कान बिखेरते हुए उसे अपने पास बुला लिया। निशा भी न जाने किस वशीकरण हेतु चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। निशा ने अपना अति संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि वो दिल्ली में वसंत विहार कॉलोनी में अपने सांसद पिता व सुप्रसिद्ध समाज सेवी माता के साथ रहती है। पिता उदय नारायण उपाध्याय और माता मृदुला उपाध्याय अति व्यस्त पति पत्नी हैं। निशा के माता पिता का नाम सुनते ही महिला के पति एकदम से चौंके और फिर आंखें मूंदकर सोने का नाटक करने लगे। महिला करुणा देवी ने अति प्यार से पूछा, तुम मुझे अति उदास सी प्रतीत हो रही हो, क्या कोई तकलीफ है? इतने प्यार से आज तक निशा से किसी ने बात नहीं की थी। वो अपने आप को संयत न रख सकी और आंखों से अश्रु बह निकले। वो कातर होकर बोली, आंटी, मैंने आज तक किसी से अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर नहीं की हैं, किंतु पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मेरा पूर्व जन्म का कोई नाता है या कोई डोर ऐसी है जो मुझे आपकी ओर खींच रही है। मैं ऑफिस से टूर बनाकर पिछले 15 दिनों से बैंगलोर व पूना में भटक रही हूँ अपने जन्मदाता माता पिता की खोज में, किंतु भयंकर निराशा ही हाथ लगी है। मैं प्रारंभ से आपको बताती हूँ, तब आपके बात समझ में आएगी। उदय नारायण जी व मृदुला जी मेरे पालित माता पिता है। ये बात मुझे भी 6 महीने पहले ही पता चली है। हुआ ये कि पापा एक दिन अपनी अलमारी से कुछ कागजात निकाल रहे थे। वे बहुत ही शीघ्रता में थे। उन कागजात में से एक लिफाफा नीचे गिर गया। पापा तो ताला लगाकर चले गए। उनका ध्यान ही नहीं गया कि लिफाफा नीचे गिरा है। उनके जाने के पश्चात मैंने लिफाफा उठा लिया। उस पर अति गोपनीय अंडरलाइन करके लिखा हुआ था। अब अति गोपनीय लिखा है तो जिज्ञासा बढ़ ही जाती है। मैंने वो लिफाफा खोलकर पढ़ लिया। उसमें लिखा था, आदरणीय श्री उपाध्याय जी, नमस्कार। वादे के मुताबिक आपको सूचना दे रहा हूँ कि 2 दिन पूर्व मेरी पत्नी करुणा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। ये तो ईश्वर की देन है, अन्यथा एक बेटे या एक बेटी का जन्म भी होता तो उस पर आपका ही अधिकार था। मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार जो भी संतान हो वो आपकी है। संयोग की बात है कि ईश्वर ने 2 बेटियां दी हैं। एक बेटा पहले से ही है। करुणा अति कमजोर है, स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है।
वो 2 बेटियों को तो बिल्कुल ही नहीं संभाल सकेगी। आप अपने निर्णय से अति शीघ्र अवगत कराइएगा, अन्यथा एक बच्ची का हम अन्यत्र कहीं प्रबंध करेंगे। मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि भविष्य में हम कभी भी बच्ची पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। पहली बात तो भेंट ही नहीं होगी, और अगर होती भी है तो हम रास्ता काट कर निकल जाएंगे। उसे पता ही नहीं लगने देंगे कि हम उसके माता पिता हैं। भाभी जी को नमस्कार। आपकी प्रतीक्षा में, कमल किशोर वर्मा। निशा ने देखा कि करुणा जी के पति ने अपनी कमीज की आस्तीन से कलाई को पूरा ढकते हुए आस्तीन के बटन लगा लिए। निशा ने आगे बात जारी रखते हुए कहा, आंटी, वो पत्र पढ़कर मेरी समझ में आया कि मेरे माता पिता को मुझसे लगाव क्यों नहीं है। मैं इन पर थोपी हुई औलाद हूँ। जन्मदाता अगर पाल नहीं सकते थे तो उन्हें पैदा करने का भी अधिकार नहीं था। मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार वे मुझे मिल जाएं तो मैं उनसे पूछूं कि मैं इतनी उपेक्षित क्यों थी, क्यों दूसरों को उन्हें देना पड़ा। आंटी, पत्र में शहर का नाम बैंगलोर लिखा था और ऑफिस का पता था, इसीलिए मैं पहले तो ऑफिस गई। वहां से पता लगा कि बहुत पहले वर्मा जी इस ऑफिस में थे, अब तो वे पूना में हैं, और पूना गए भी उन्हें काफी समय बीत गया। वहां से उनके एक मित्र से पूना का पता लेकर मैं पूना गई तो पड़ोसियों ने बताया कि उनका घर तो इसी टावर में है, किंतु वे दोनों 1 महीना पहले ही अमेरिका अपने बच्चों के पास जा चुके हैं। उनके दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों ही कैलिफोर्निया में रहते हैं। बच्चों को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। वो चाहते हैं कि अब इस उम्र में माता पिता को भी अकेला छोड़ नहीं सकते। इधर श्रीमती वर्मा का स्वास्थ्य भी काफी खराब चल रहा है। श्रीमती वर्मा तो जाना भी नहीं चाह रही थी, उनका वहाँ मन नहीं लगता, किंतु वर्मा जी की जिद व बच्चों के प्यार की वजह से उन्हें जाना पड़ा। ये सब जानकर मैं बहुत ही निराश हुई। मैं तो बहुत ज्यादा आशा लेकर गई थी, किंतु निराश लौट रही हूँ। मन बहुत ही उदास है। पता नहीं इस जिंदगी में अपने माता पिता के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। ये कहकर निशा सुबक सुबक कर रो उठी। उधर करुणा जी के नेत्रों से निरंतर जलधारा प्रवाहित हो रही थी। अचानक निशा को ऐसा प्रतीत हुआ कि करुणा जी कुछ कहना चाह रही है, किंतु उनके पतिदेव ने आंख से इशारा करके उन्हें रोक दिया है। करुणा जी ने निशा को अपने वक्ष से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, बेटी, जिन माँ बाप को तुम इतना बुरा समझ रही हो सकता है उनकी अपनी कोई विशेष ही मजबूरी रही होगी, वरना कौन माता पिता अपनी संतान को अपने से अलग करना चाहते हैं। ये तो बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। निशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी, अभी तक तो मैं ही बोले जा रही हूँ, अब आप भी बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? करुणा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम लोग 1 सप्ताह के लिए पूना गए थे अपना पुराना फ्लैट बेचने। वैसे हम लोग बैंगलोर रहते हैं। हमारे दोनों बच्चे, एक लड़का व एक लड़की, दोनों अमेरिका में रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पास ही रहें, इसीलिए अपने सब रिश्तेदारों से मिलने के 8-10 दिन पश्चात हम भी अमेरिका चले जाएंगे। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ गई, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसीलिए आंखें भर आईं। तुम भी मुझे अपनी बेटी की तरह बेहद प्यारी लग रही हो। करुणा जी ने देखा कि पतिदेव ने बड़ी निश्चिंतता की सांस ली। करुणा जी का अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, किंतु वे अपने पति से बेहद डरती थी। उनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। करुणा जी ने निशा को सांत्वना देने के लिए कहा, बेटा, हो सकता है अपने माता पिता के यहाँ तुम्हें अपार कष्ट उठाने पड़ते। यहाँ तुम जिन सुविधाओं का उपभोग कर रही हो, वहाँ उन सब से वंचित रहती। तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। बहुत समय हो गया, हमारे पड़ोस में एक सिंधी परिवार रहता था। उनकी बहू को 2 लड़कियों के पश्चात तीसरे प्रसव में 2 जुड़वा बेटियां हो गईं। सास ने तुरंत ही बहू को बिना बताए एक बच्ची को रात में ले जाकर अनाथालय की सीढ़ियों पर सुला दिया और घर आ गई। उस बच्ची को एक ऐसे परिवार ने गोद लिया जिन्हें बच्चे की अत्यंत आवश्यकता थी। वो नए घर में राजसी ठाठ से पलने लगी, जबकि उसी की जुड़वा बहन अत्यंत साधारण ढंग से अत्यंत अभाव में जी रही थी।
दोनों एक ही शहर में थी और दोनों की शक्लें हूबहू मिलती थी। एक बार दोनों अपनी अपनी माँओं के साथ एक मॉल में टकरा गईं। दोनों की माताओं ने परस्पर खूब खोजबीन की, तब सारा रहस्य सामने आया। मालूम होने के पश्चात अमीर बेटी ने अपने असली माता पिता को अपनाने से भी इनकार कर दिया। निशा ने कटुता से कहा, वो अभागी थी। माँ का प्यार एक अनमोल, दुर्लभ और स्वर्गीय आभास है। उसकी तुलना धन दौलत से नहीं की जा सकती। ये कहते हुए वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर अशांत रहने के पश्चात वो गहरी निद्रा में निमग्न हो गई। बीच बीच में उसे ऐसा आभास होता रहा कि कोई उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रहा है, किंतु इसे वो स्वप्न समझकर निश्चल पड़ी रही। दिल्ली वापस आने के पश्चात निशा का कार्यक्रम पूर्ववत चलता रहा। करीब 2 सप्ताह के पश्चात जब वो शाम को दफ्तर से घर आई तो देखा कि पिता की डाक मेज पर पड़ी है और उसमें वैसा ही एक लिफाफा झांक रहा है जैसा कि उसे पिता की अलमारी से मिला था। अति गोपनीय लिखा हुआ। लिफाफे के ऊपर निर्देश लिखा हुआ था कि उपाध्याय जी के अतिरिक्त और कोई न खोले। निशा ने तुरंत लिफाफा उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने लिफाफा खोल लिया। लिखा था, प्रिय उपाध्याय जी, आज 25 वर्षों के पश्चात आपको पत्र लिख रहा हूँ। घटना ही कुछ ऐसी घटी कि मजबूरन लिखना पड़ रहा है। शायद ये मेरा अंतिम पत्र है। पूना से लौटते समय निशा बिटिया से ट्रेन में मुलाकात हुई थी, किंतु हमने उसे सत्य से बिल्कुल भी अवगत नहीं कराया है। करुणा का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है। आप दोनों से मिलने की इनकी काफी इच्छा थी, किंतु मैंने ही मना कर दिया। आपको सूचित कर रहा हूँ कि अब हम अमेरिका में ही आभा और अभय के साथ स्थायी निवास कर रहे हैं। दोनों बच्चों का आग्रह है, फिर करुणा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसीलिए यही उचित लग रहा है। प्रोग्राम तो हमारा 1 महीने पहले ही जाने का था। पूना से निकल भी गए थे। जयपुर छोटे भाई के यहाँ गए थे। वहीं करुणा को बुखार आया, फिर टाइफाइड में बदल गया। पूरा 1 महीना लग गया। 1 सप्ताह पूर्व हम अपना फ्लैट बेचने पूना गए थे, ये सोचकर कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आना तो संभव नहीं है, इसे कौन संभालेगा, सो बेचना ही श्रेयस्कर है। अतः ये कार्य भी निपटा दिया। लौटते समय ट्रेन में निशा से अनायास ही परिचय हो गया। वो काफी बेचैन नजर आ रही थी। करुणा तो एक बार पिघल ही रही थी, किंतु मेरी कठोर दृष्टि देखकर सहम गई। खैर, अच्छा मित्र, ये पत्र जब आपको मिलेगा तब तक हम अमेरिका जा भी चुके होंगे। हमारी फ्लाइट 22 तारीख की रात की है। भाभी से नमस्कार, आपका ही कमल किशोर। पत्र पढ़कर निशा हतप्रभ रह गई। हाथ पांव फूलने लगे, बेहोश प्रायः होने लगी, किंतु उसने तुरंत अपने आप को संभाला। आज वैसे ही वो ऑफिस से काफी देर से आई थी। रात्रि के 9 बज चुके थे। उसने कैलेंडर पर निगाह डाली। अरे, आज ही तो 22 तारीख है। उसने तुरंत कुछ निश्चय किया और ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी निकालने को कहा। अभी भी समय है। वो एयरपोर्ट की तरफ भागी। एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने देखा कि सब यात्री अंदर हॉल में जा चुके हैं और प्लेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर से अंदर जाने की इजाजत मांगी। पहले तो स्टेशन मैनेजर ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए साफ मना कर दिया, किंतु निशा के अति गिड़गिड़ाने पर और जीवन मरण के प्रश्न की दुहाई देने पर थोड़ी देर के लिए जाने की अनुमति दे दी। निशा दौड़ती हुई हॉल में पहुंची। उसने देखा एक कोने में वर्मा जी पत्नी सहित चुपचाप बैठे हैं। संज्ञा शून्य सी निशा चुपचाप जाकर माँ की गोद में ढेर हो गई। थोड़ी देर पश्चात रो रो कर विलाप करने लगी। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुझे तो ट्रेन में ही आभास हो गया था, किंतु आपकी तरफ से किसी तरह का संकेत न मिलने पर और 1 महीने का अंतराल होने पर मैंने अपने शक को निर्मूल समझा। माँ, आप इतनी कठोर कैसे हो गई? मैंने ट्रेन में जिस अमृत रस का पान किया वो वर्णनातीत है। माँ के हाथ का स्पर्श ही जो सुखानुभूति देता है उसकी तुलना नहीं हो सकती। घूंट घूंट अमृत पिया है मैंने। अब उस अमृत को चखने के पश्चात मैं आपको कैसे जाने दे सकूंगी? अब निशा वर्मा जी की तरफ मुखातिब होकर बोली, पापा, आपको अपना वादा अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारा है। आपने मेरी तड़पन नहीं देखी,
मैं कैसे दीवानों की तरह आप लोगों को ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। यहाँ मुझे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ है। अपन तीनों उसी फ्लैट में रहेंगे। मैं आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी। मेरी अच्छी माँ, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर निशा माँ के पैरों से लिपट गई। अब करुणा जी ने पति की तरफ देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी एक नहीं मानूंगी। मैंने अपनी ममता का गला आज तक घोटे रखा, अब मैं अपनी निशा को नहीं छोड़ सकती। निशा ने देखा पापा रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे, मानो कह रहे हो, बेटा तू जीती, मैं हारा। उधर निरंतर घोषणाएं हो रही थी। कमल किशोर वर्मा और श्रीमती करुणा वर्मा, प्लेन अपनी उड़ान के लिए तैयार है। आप लोगों की प्रतीक्षा हो रही है, शीघ्र आइए। इधर वर्मा दंपत्ति निशा के साथ वापस लौटने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे।